बेटा आज हम कक्षा 7 का पाठ 10 हंसी एक अनुपम टॉनिक इसको आगे पढ़ेंगे। कल हम पढ़ रहे थे, हमने पढ़ा कि किस प्रकार से हंसी है वो हमारे लिए उपयोगी होती है, वो किस प्रकार से हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती है। कि हंसी से कि अगर हम खुलकर हंसते हैं, अच्छे से हंसते हैं तो उसका हमारे जो स्वास्थ्य है उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, तो उसी को हम आगे पढ़ते हैं। हमने पढ़ा था कि जो हंसी है वो किस प्रकार से, जो प्राकृतिक हंसी होती है वो ईर्ष्या और द्वेष की भावना से नहीं रहित होती है, यानी उसके अंदर ईर्ष्या और द्वेष की भावना नहीं होती है और वो सभी के ऊपर अच्छा प्रभाव डालती है। और जो हंसी होती है वो न केवल हंसने वाले के लिए अपितु सुनने वाले के लिए भी अच्छी होती है, चमत्कार के समान होती है। तो आगे पढ़ते हैं कि किसी व्यक्ति ने खिले हुए गुलाब के फूल को देखा तो उसने पूछा कि आप चारों तरफ से कांटों से घिरे होने पर भी खिले हुए हैं तथा हंसी आपके चेहरे पर फूटती हुई दृष्टिगोचर हो रही है, क्या आप मुझे इसका रहस्य बताएंगे। तो एक व्यक्ति ने गुलाब से पूछा। गुलाब बोला, आप मुझसे यह प्रश्न क्यों कर रहे हैं। गुलाब बोलता है कि आप मुझसे यह प्रश्न क्यों कर रहे हैं। व्यक्ति ने कहा, मेरे पास सब कुछ है, धन दौलत तथा सुख सुविधाएं, फिर भी मैं सदैव चिंताओं से घिरा रहता हूँ। पुष्पराज ने चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेरते हुए उत्तर दिया, प्रकृति ने मुझे 3 महत्वपूर्ण देन दी है। तो जब वो व्यक्ति बोलता है कि मेरे पास सब कुछ है, धन दौलत है और सुख सुविधाएं हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मैं चिंताओं से घिरा रहता हूँ, तो मुझे समझ नहीं आता। तो जो पुष्पराज यहाँ पर फूलों का राजा जिसे कहा है उसने उत्तर दिया हंसी बिखेरते हुए कि प्रकृति ने मुझे 3 महत्वपूर्ण देन दी है। क्या क्या? असीम सौंदर्य, मोहक सुगंध और मधुर रस। कि मेरे पास 3 चीजें हैं कि असीम सौंदर्य, बहुत ही सुंदरता, मोहक सुगंध, सभी को मोहित करने वाली सुगंध तथा मधुर रस। परंतु मैं इनको लेकर न तो कभी अहंकार करता हूँ तथा न ही इन्हें केवल अपने लिए छिपाता हूँ। कि मेरे पास ये 3 चीजें जो प्रकृति ने मुझे दी हैं, इनके ऊपर न तो मैं कभी अहंकार करता हूँ, कि ना तो मैं इन पे घमंड करता हूँ कभी भी, और न ही मैं इनको छिपाता हूँ। कि जिस प्रकार से लोग अपने धन को छुपाते हैं, वैसे ही मैं इन चीजों को छिपाता नहीं हूँ। मैं इन्हें दिल खोलकर बांट देता हूँ तथा बदले में किसी वस्तु की आशा नहीं रखता। कि मैं ये सभी को बांट देता हूँ और बदले में किसी से भी इसकी बदले की आशा, कि किसी से भी वस्तु की आशा नहीं रखता कि बदले में मुझे कोई दे। इसका फल यह होता है कि मेरे इर्द गिर्द के कांटे मुझे चुभने की भी कभी सोचते भी नहीं है, और इसी कारण से जो मेरे इर्द गिर्द में इतने सारे जो कांटे हैं वो कभी मुझे चुभने की सोचते भी नहीं है। इसके विपरीत वे मेरे रक्षक बने मुझे तोड़ने वाले व्यक्ति को चुभने के लिए उद्यत रहते हैं। कि जो मेरे चारों तरफ वो जो कांटे हैं वो मुझे नहीं चुभते, लेकिन वो मेरे रक्षक के रूप में कार्य करते हैं। कि कोई अगर मुझे तोड़ता है तो वो मुझे उनसे बचाते हैं। मैं प्रकृति को सदैव धन्यवाद देता हूँ कि उसने मुझे ये अमूल्य वस्तुएं देकर मालामाल कर दिया है। कि जो फूल है वो कहता है कि मैं प्रकृति को इस चीज के लिए धन्यवाद देता हूँ कि मुझे ये अमूल्य वस्तु देकर उन्होंने मालामाल कर दिया है। यही कारण है कि मेरी प्रसन्नता का, और यही कारण है मेरी प्रसन्नता का। यदि आप भी प्रसन्न रहना चाहते हो तो मेरी तरह व्यवहार करना आरंभ कर दीजिए, प्रसन्नता आपके पांव चूमने लगेगी। कि मेरी प्रसन्न रहने का, हमेशा मुस्कुराने का यही कारण है कि जो मुझे प्रकृति ने जो असीम महत्वपूर्ण देन दी है, मैं उनको किसी से छिपाता नहीं हूँ बल्कि सभी को बांट देता हूँ। इसी कारण से मैं प्रसन्न रहता हूँ। तो आप भी मेरा ये व्यवहार अपना लीजिए, तो आपकी भी प्रसन्नता है वो आपके भी पास आ जाएगी। उस व्यक्ति की आंखें खुल गई तथा उसने प्रण ले लिया कि वह अपना धन केवल अपने लिए नहीं अपितु दूसरों की भलाई के लिए वह करेगा। और इस बात के बाद में जिस व्यक्ति ने फूल से सवाल पूछा था उसने ये प्रण लिया कि उसके पास जितना भी धन है वो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों की भलाई के लिए व्यय करेगा, यानी खर्च करेगा। अपनी सारी पूंजी को अपनी समझकर उस पर कभी अभिमान नहीं करेगा, अपितु उसे प्रकृति की देन मानकर उसके प्रति आभार अन्य लोगों की सहायता के रूप में प्रकट करेगा। कि जिस प्रकार से फूल को प्रकृति ने जो 3 महत्वपूर्ण देन दी है उन पे वो कभी अभिमान नहीं करता, वैसे ही वो व्यक्ति बोलता है कि मैं भी अपने पास जितना भी धन है उस पर कभी अभिमान नहीं करूंगा, बल्कि उसको प्रकृति की पूंजी समझकर सभी के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए, प्रकृति के प्रति आभार प्रकट करने के लिए मैं लोगों की उससे सहायता करूंगा। प्रिय छात्रों, आप समझ गए होंगे कि द्वेषपूर्ण भावना के होते हुए सच्ची और प्राकृतिक हंसी चेहरे पर लाना असंभव है। कि जब तक हमारे मन में द्वेष की भावना रहेगी तब तक सच्ची और
प्राकृतिक हंसी लाना असंभव होता है, अतः आप अपने मन को सदैव निर्मल और विचारों को सदा उच्च रखें। इसलिए हमेशा हमें अपने मन को निर्मल रखना है और विचारों को उच्च रखना है। आपको इतनी मानसिक शांति प्राप्त होगी कि आप फूले नहीं समाएंगे। आपकी वाणी मधुर, स्वर कोमल तथा व्यवहार एकदम गुलाब के सदृश मोहक हो जाएगा और आसपास के लोग आपको उतना ही चाहने लगेंगे जितना कि आप गुलाब के फूल को चाहते हैं। फलतः आपके मित्रों तथा शुभ चिंतकों की संख्या प्रतिदिन बढ़ने लगेगी। कि इसलिए बच्चों, आपको भी जो जिस प्रकार से फूल का जो स्वभाव है उसी तरह का स्वभाव हमें रखना है चाहिए कि निर्मल और विचारों को हमें सदा उच्च रखना चाहिए, सभी के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। तो जो आपके शुभ चिंतक हैं, आपके मित्र हैं, उनकी संख्या बढ़ेगी और लोग आपको देखकर खुश होंगे। हंसी और मुस्कुराहट का प्रभाव सचमुच जादुई होता है। हंसी और मुस्कुराहट का प्रभाव कैसा होता है? जादुई होता है। चतुर लोग इसे अपने जीवन का आधार बना लेते हैं। इसके होते हुए भीषण संकट प्रतीत न होकर साधारण बाधाओं का रूप ले लेते हैं। कि जो मुस्कुराहट है और जो हंसी है उसका प्रभाव जादू की तरह होता है कि चतुर लोग हैं इसे अपने जीवन का आधार बना लेते हैं तथा इसके होते हुए भीषण संकट भी जो है वो सामान्य संकट की तरह, सामान्य बाधाओं की तरह प्रतीत होता है। उन्हें दूर करना अधिक कठिन नहीं होता। हंसने पर कुछ खर्च भी नहीं होता, परंतु उसके फलस्वरूप जो अमूल्य हर्ष यानी खुशी प्राप्त होती है वह सांसारिक धन से कहीं बढ़कर होती है। इसीलिए तो कहा गया है कि हंसने में हमें कोई खर्च भी नहीं होता, कुछ हमारे पैसे भी नहीं लगते और जो हम हंसते हैं उसके फलस्वरूप हमें बहुत खुशी प्राप्त होती है और वह सांसारिक धन से कहीं बढ़कर है। कि संसार में जितने भी धन है उनसे कहीं बढ़कर है। इसीलिए कहा गया है, फूलों से नित हंसना सीखो, भंवरों से नित गाना, संकट जो भी आएगा झट से हो जाएगा बेगाना। इसलिए कह रहे हैं कि फूलों से हमें हंसना सीखना चाहिए, भंवरों से हमें गाना गाना सीखना चाहिए और जो भी संकट आएगा ऐसे में ही कि जब अगर हमें ऐसा स्वभाव हमारा रहेगा तो झट हो जाएगा बेगाना। तो जो संकट है वो थोड़ी देर में ही दूर हो जाएगा। अब है आपके शब्दार्थ, व्याख्या यानी स्पष्टीकरण, काल्पनिक, कल्पना द्वारा रचित, निरूपण, वर्णन, आकुलता, परेशानी, सत्यापन, परख, जांच, श्रेष्ठतम, सर्वोत्तम, सकारात्मक, आशावादी, श्लेषम, बलगम, लुप्त, ओझल, भयावह, खतरनाक, टॉनिक, पुष्टिवर्धक तत्व, ग्रंथियां, गांठे दृष्टिगोचर दिखाई दे रही हैं, उद्यत, तैयार, आभार, धन्यवाद। अब है इसके प्रश्न उत्तर। सही उच्चारण कीजिए। काल्पनिक, आकुलता, मिजाज, परिष्कृत, सकारात्मक, दृष्टिगोचर, मुस्कुराहट, प्रसन्नता, फलस्वरूप। पहला प्रश्न है, नाक सिकुड़ने तथा आंख बंद होने की प्रक्रिया किस प्रकार की हंसी में होती है? कि ऐसी कौन सी हंसी होती है जिसमें हमारी नाक सिकुड़ने लगती है और आंखें बंद होती है? तो उत्तर आएगा बेटा, नाक सिकुड़ने और आंख बंद होने की प्रक्रिया मुंह खोलकर ठहाका लगाने वाली हंसी में होती है। कौन सी हंसी में? मुंह खोलकर ठहाका जो हम लगाते हैं उसमें ऐसा होता है कि हमारी नाक सिकुड़ती है और आंखें बंद हो जाती हैं। हम कब हंसते हैं? हंसते कब हैं हम? तो उत्तर आएगा, जब हम अच्छे मूड यानी मिजाज में होते हैं हम तब हंसते हैं। कि जब हम अच्छे मिजाज या मूड में होते हैं यानी हमारा जब मूड है वो अच्छा होता है तब हम हंसते हैं। तीसरा है, शरीर का उष्मांक कब हो जाता है? शरीर का उष्मांक है यानी गर्मी है वो कब कम हो जाती है? हंसी के फलस्वरूप। तो उत्तर लिखोगे आप, शरीर का उष्मांक हंसी के फलस्वरूप कम हो जाता है। अगला प्रश्न है चौथा, किस प्रकार के व्यक्ति से हर कोई दूर रहने का प्रयास करता है? किस प्रकार के व्यक्ति से? तो उत्तर आएगा, चिड़चिड़े व्यक्ति से हर कोई दूर रहने का प्रयास करता है। क्या उत्तर आएगा बेटा? कि चिड़चिड़े व्यक्ति से हर कोई दूर रहने का प्रयास करता है। तो एक बार उत्तर देख लो। पहले में आएगा मुंह खोलकर ठहाका लगाने वाली हंसी, कि जब हम अच्छे मूड में होते हैं तब हम हंसते हैं। शरीर का उष्मांक हंसी के फलस्वरूप कम हो जाता है और चिड़चिड़े व्यक्ति से हर कोई दूर रहने का प्रयास करता है। तो आज का आपका होमवर्क है, आपको शब्दार्थ करने हैं और ये मौखिक प्रश्न उत्तर जो सेकंड आपका प्रश्न दे रखा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये प्रश्न आपको करने हैं। थैंक यू। Very nice morning to all my dear student of class 7. This is Vinita ma'am, your science teacher. Welcome you to our YouTube channel of online classes.
Student, as you know that we are doing our S7 syllabus, and in our previous video I have told you few contents of the chapter 8, that is the chapter name is soil. Okay, now we are continuing further its content that we have left yesterday. Now, so let's start. Student, our first content is about the soil erosion. You know soil erosion क्या होता है? Soil erosion होना, मिट्टी का कटाव होना. That we call the soil erosion. The top soil is soft and light. It can be carried away easily by wind or washed away by flowing water. This process of carrying away of soil by natural forces like water and wind is called soil erosion. Student, what happen? क्या होता है? देखिए, जो हमारी मिट्टी है वो एकदम लाइट वेट होती है, ठीक है, सॉफ्ट होती है, एंड इट कैन बी इजिली कैरिड आउट बाय नेचुरल फ्यू एजेंट्स लाइक विंड, वाटर. ये क्या करते हैं? विंड के थ्रू उड़ जाती है. अगर सपोज दैट बारिश हो गई, बारिश के साथ ही बहकर कहीं और जा सकती है. सो ऑल दिस दैट आर गोइंग टू हैपन, दैट वी कॉल द सॉइल इरोजन. इससे क्या होता है? हमारी सॉइल जो है वो इरोड होती है, उसकी मिट्टी का कटाव होता है, बहकर कहीं चली जाती है. सी दिस पिक्चर. इस इमेज में, इस पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है कि ये फ्यू ट्रीज आर ग्रोन हेयर. ओके, इसमें देखिए क्या होता है. ये बारिश की वजह से या कुछ भी रीजन हुआ जिसकी वजह से पानी, ये जो आप देख रहे हैं गैपिंग, ये ऑल दीज आर ड्यू टू द फ्लोइंग वाटर. बहते हुए पानी की वजह से है. बारिश हुई और ये पानी बहकर जाने लगा ढलान में से, तो यहाँ से मिट्टी कट करके चली गई. ओके, नेक्स्ट क्या हुआ? अब ये सॉइल जो है वो सूख गई. ड्राई अप होने के बाद लाइट हो गई, हल्की विंड बह रही है, हवा बह रही है, इसके साथ ये उड़कर कहीं और चली जा रही है. सो ऑल दीज दैट आर गोइंग टू हैपन, दैट इज हैपनिंग, दैट लीड्स टू द सॉइल इरोजन. इन सबकी वजह से क्या होता है? हमारा सॉइल इरोजन होता है. इसकी टॉप लेयर जो फर्टाइल लेयर है वो ब्लोन आउट हो जाती है, उड़ जाती है, एंड दैट लीड्स टू द सॉइल इरोजन. नाउ देयर आर फ्यू कॉजेज ऑफ द सॉइल इरोजन. अब कारण क्या हो सकते हैं सॉइल इरोजन के? स्टूडेंट, मेन रीजंस देखिए क्या दिया हुआ है. द फर्स्ट वन इज लार्ज स्केल कटिंग ऑफ ट्रीज, डिफॉरेस्टेशन. जो लार्ज स्केल में हम भारी मात्रा में पेड़ों को काटते हैं फॉर द फ्यूल्स, बहुत सी चीजों को आपने देखा होगा फर्नीचर्स के लिए भी, मतलब तो ट्रीज का डिफॉरेस्टेशन हो रहा है. डिफॉरेस्टेशन इज अ टर्म दैट लीड्स टू द कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज, जिसमें हम पेड़ों को काट देते हैं, तो उससे जंगल को काट रहे हैं तो क्या होता है? इससे डिफॉरेस्टेशन होता है. नेक्स्ट है स्टूडेंट, ओवरग्रेजिंग इन फॉरेस्ट. क्या होता है? जंगलों में हमने एनिमल्स को छोड़ दिया. कुछ एनिमल्स वैसे भी जंगल में जो रहते हैं वो खुले में अपना घूमते रहते हैं, जब मन में आया खाया, जो कुछ भी, मतलब कुछ तोड़ दिया, फोड़ दिया, मीन्स प्लांट्स वगैरह को भी हार्म पहुंचाना. एंड हम क्या करते हैं? अपने कैटल्स को ग्रेज करने के लिए खेतों में, फील्ड्स में और मतलब वहां पे जंगलों में भी छोड़ देते हैं. तो वो बहुत, अगर हैवी, मतलब बहुत ही लार्ज स्टॉक है वहां पे, जंगलों में बहुत ज्यादा एनिमल्स है, तो वो क्या करते हैं? वहां की सारी ग्रीन ग्रास को खा जाते हैं. अब ग्रीन ग्रास को खा गए तो वहां से सॉइल, वैसे वो ड्राई अप होने के बाद फिर से वही सेम रीजन हो जाएगा कि सॉइल इरोजन हो गई. द नेक्स्ट इज क्लियरिंग द फॉरेस्ट टू मेक लैंड अवेलेबल फॉर फार्मिंग, फॉर कंस्ट्रक्टिंग बिल्डिंग. क्या हो रहा है? अब इसमें हमने जंगल को काट दिया. किस लिए काटा? लैंड को बनाने के लिए. हमने वहां पे जमीन बनाई एंड उस जमीन को सेल कर दिया फॉर द फार्मिंग. कभी कभी हमने क्या की? फार्मिंग के लिए, या फिर कंस्ट्रक्टिंग बिल्डिंग, बिल्डिंग्स वगैरह बन रहे हैं वहां पे, होटल्स बन रहे हैं, रेस्टोरेंट बन रहे हैं. तो ये ऑल दिस लेड्स टू द सॉइल इरोजन. क्यों? क्योंकि वहां पे एक तो फॉरेस्ट को क्लीन कर दिया हमने, तो उससे भी क्या हो गया? फॉरेस्ट को क्लीन करने से वहां की अब सॉइल जो है वो अनफर्टाइल हो गई, एंड फिर अब वो किसी अदर पर्पज के लिए यूज हो गई. इससे भी सॉइल इरोजन होता है. हैवी रेन्स, बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, बारिश के साथ पानी जा रहा है, एंड नाउ दिस फ्लोइंग वाटर लेट्स टू द सॉइल इरोजन ऑल्सो. डीप प्लगिंग हो रही है, फॉरेस्ट फायर हो रहा है. डीप प्लगिंग, हमने खेतों को बार बार जोतना शुरू कर दिया, उससे क्या हो रहा है? अब वो खेत, जब हमने उसको ज्यादा डीप प्लगिंग कर दी तो उसकी जो सॉइल है वो भी फर्टाइल होगी. अब सूखने के बाद वो फिर से उड़ जाएगी. नेक्स्ट स्टूडेंट, फॉरेस्ट फायर. फॉरेस्ट फायर में देखिए क्या होता है? जंगलों में आग लग जाती है सडनली, अपने आप, कोई रीजन नहीं है, ड्यू टू एक्सट्रीम हीट, गर्मी ज्यादा बढ़ गई उसकी वजह से, किसी रीजन या किसी और भी रीजन से, कोयल माइंस, फायर वगैरह, मतलब इस तरीके से, तो वहां से भी फॉरेस्ट को क्लीन हो गया, क्लीन हो गया फॉरेस्ट, तो उससे भी सॉइल इरोजन हो गया. ना देखिए, इन फॉरेस्ट, इन सब चीजों की वजह से सॉइल इरोजन तो हो रहा है ना. इसका इफेक्ट क्या होता है? इससे क्या होता है? लॉस ऑफ सॉइल फर्टाइल. फर्टाइल सॉइल जो है हमारी, दैट इज गोइंग टू लॉस. अब वो मतलब खत्म होती जा रही है, और प्लस में उसकी फर्टिलिटी खत्म होती जा रही है. नेक्स्ट है आपका पुअर क्रॉप प्रोडक्शन कॉजेज फेमाइन्स. अब पुअर क्रॉप, हमने क्या किया? क्रॉप को ग्रो किया, फसल बोई, अब उसमें प्रोडक्शन अच्छा नहीं हुआ. इसकी वजह से क्या हुआ? अब इनफर्टाइल सॉइल है, अगर उसमें न्यूट्रिएंट्स नहीं है, अब वहां पे फर्टाइल सॉइल नहीं है,
तो क्रॉप भी अच्छी नहीं होगी। जब क्रॉप अच्छी नहीं होगी तो ऑब्वियसली बात प्रोडक्शन नहीं हुआ तो वहां पे भुखमरी अब फेमाइन की कंडीशन आएगी। नेक्स्ट है पुअर वेजिटेशन लेड्स टू पुअर पॉपुलेशन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द सॉइल। अब पुअर वेजिटेशन, अब अच्छी वहां पे वनस्पतियां नहीं है तो वहां पे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो जानवर, जो कीटाणु, जो जीवाणु वहां पे रह रहे हैं वो क्या खाएंगे? वो एनिमल्स, उनको खाने के लिए कुछ नहीं है। तो उससे भी क्या होता है, ये भी हमारा सॉइल इरोजन के इफेक्ट ही है। क्यों? क्योंकि वहां पे अगर टॉप सॉइल खत्म हो गई है तो ऑब्वियसली बात है वेजिटेशन, वनस्पतियां वहां पे अच्छी फर्टिलिटी नहीं रहेगी सॉइल की, और फर्टिलिटी नहीं रहेगी देन इट लेड्स टू द पुअर वेजिटेशन। उसमें अच्छी क्वालिटी की ग्रास वगैरह नहीं होंगे, लीव्स नहीं होंगे, तो उसको मतलब एनिमल्स कैसे खाएंगे? सो नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ बैरन लैंड्स, डेजर्ट्स एक्सेट्रा। एंड जब सॉइल इरोजन होता है तो स्टूडेंट क्या होता है? बैरन लैंड्स, बहुत ही बैरन मीन्स बंजर जमीन। हमने अब आपको मैंने जस्ट अभी फ्यू सेकंड्स पहले एक एग्जांपल दिखाया था, वहां पे ओनली 2-3, उस पिक में आपको 2-3 ट्रीज दिखाई दे रहे थे। उस टाइप के जो एरिया है उनको हम बैरन लैंड्स कहते हैं। डेजर्ट्स के बारे में आप बहुत ही अच्छे से फैमिलियर हैं कि डेजर्ट्स में क्या होता है, 2-4 डेजर्टी प्लांट्स रहते हैं ओनली, और बस वहां पे कोई क्रॉप नहीं ग्रो कर सकते, वहां पे मतलब रेन का कोई वो नहीं है। तो ऑल दिस लेट्स टू द ड्यू टू द ऑफ सॉइल इरोजन, ये सब सॉइल इरोजन के ही कारण है। नाउ अब सॉइल इरोजन तो हो रहा है तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू कंजर्व द सॉइल, हमें सॉइल को बचाना होगा। बट हाउ वी कैन सेव इट, लेट्स सी द process. Firstly, the definition is that the process by which soil erosion is checked called soil erosion. मतलब सॉइल कंजर्वेशन, जिस भी रीजन की वजह से एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हमें क्या करना है, सॉइल इरोजन किस तरीके से हो रहा है उसको देखना है कंजर्व करने के लिए। सो नाउ वी हैव टू फॉलो ऑल दिस स्टेप्स। द फर्स्ट वन इज अबाउट एफोरेस्टेशन। एफोरेस्टेशन में जैसे आपको डिफोरेस्टेशन के बारे में बताया था मैंने, सेम एज इट इज स्टूडेंट एफोरेस्टेशन। एफोरेस्टेशन में वी हैव टू प्लांट मोर ट्रीज टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन। हमें क्या करना है, प्लांट करने हैं, बहुत सारे पेड़ पौधे लगाने हैं जिससे कि सॉइल इरोजन कम होगा। ट्रीज सर्व एज विंड ब्रेकर, क्योंकि ट्रीज जो होते हैं वो विंड ब्रेकर, जो बहती हवाएं तेज आती है उनको ब्रेकर्स का काम करते हैं बिकॉज, और प्लांट कवर का काम करते हैं क्योंकि बहुत तेज बहने वाली हवाएं जो आ रही हैं तो उससे वो क्या करेंगे, वो ब्लॉक कर देंगे, उसके पाथ को रोक देंगे। तो इससे बहुत तेजी में हवाएं भी नहीं बहेंगी और मिट्टी भी उड़कर नहीं जाएगी। और प्लस में क्या होता है, जो इनकी रूट्स होती हैं जो ट्रीज की, वो भी क्या करती हैं, रूट्स जो होती है सॉइल को बाइंड करके रखती है, बांध कर रखती हैं। सो जब लूज सॉइल नहीं होगी तो वो इरोड नहीं होगी और उड़ेगी नहीं। दे स्लो डाउन द इरोजन ऑफ सॉइल। फार्मर्स शुड प्लांट मोर एंड ट्रीज इनटू देयर फील्ड ऑन। अगर खेतों में नहीं लगा सकते तो उसकी जो बाउंड्रीज होती है वहां पर जहाँ पे आप कल्टीवेशन नहीं कर रहे वहां पे फार्मर्स कैन ग्रो ट्रीज। और आपको भी स्टूडेंट क्या करना चाहिए, अपने घर के पास, अपने घर के, अगर आपके घर के सामने कोई जगह खाली पड़ी है तो यू शुड प्लांट एटलीस्ट 1 ट्री इन योर होल लाइफ। आप अपनी पूरी लाइफ में एक ट्री तो प्लांट कर ही सकते हैं। ओके, द नेक्स्ट इज टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग स्टूडेंट क्या होता है, ये हिली एरियाज जो होते हैं वहां पर टेरेस फार्मिंग होती है। इट इज डन बाय बिल्डिंग स्टेप्स। ये आप देख रहे हैं स्टेप, सीढ़ी नुमा आकार बना करके इस तरीके से ये क्या करते हैं, फ्लैट बनाते रोज, और उसे हम टेरेस बोलते हैं। हिल्स पे, हिल साइड जो पहाड़ी एरिया होते हैं ना वहां पर बनाया जाता है जिससे कि टॉप सॉइल जो है वो, क्योंकि पानी ऊपर से जब गिरता है, बारिश होती है तो ऊपर से मिट्टी बहती हुई आती है, तो ये स्लोप जो बने हुए हैं इस पे मिट्टी यहाँ पे रुकेगी, फिर थोड़ी सी, फिर मतलब यहाँ से आते थे वो एक बार सारी ना बह करके थोड़ी थोड़ी आएगी, तो इससे सॉइल इरोजन कम होगा। सो दिस वी कॉल द टेरेस फार्मिंग। यू कैन सी द इमेज। नेक्स्ट इज बिल्डिंग ऑफ डैम्स। आप डैम्स, बांध वगैरह बना करके, डैम कंट्रोल द फ्लड एंड स्टॉप द फ्लो ऑफ वाटर। वो भी क्या करता है, फ्लड को स्टॉप करता है, वाटर को बहने से रोकता है, इससे हमारा सॉइल इरोजन बच जाता है। नेक्स्ट इज स्टूडेंट चेकिंग ओवरग्रेजिंग। ओवरग्रेजिंग मैंने आपको जस्ट अभी बताया था कि ओवरग्रेजिंग जो प्लांट्स क्या करते हैं, बहुत सारे एनिमल्स जो होते हैं, एनिमल्स प्लांट्स को खा जाते हैं, इससे उनकी ग्रीन लीव्स वगैरह, जो ग्रीन कवर होता है लैंड का ग्रीन कवर इन द सेंस जो छोटी छोटी ग्रास होती है उसको पूरा ग्रीन कवर करके रखती है, तो वो सारा हट जाएगा। तो बेयर सॉइल इरोजन सेवरली, तो इससे क्या होता है, हमारा जो सॉइल इरोजन है बहुत ही कम होगा। सो बाय प्रिवेंटिंग ओवर ग्रेजिंग द ग्रीन कवर ऑफ द लैंड इज ऑल्सो प्रोटेक्टेड। तो इस तरीके से हम बचा सकते हैं। नेक्स्ट है आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ इम्बैकमेंट। इम्बैकमेंट भी सेम उसी तरीके से होता है, बांध की तरह छोटे छोटे, उनको बना करके भी हम फ्लो ऑफ वाटर, जो हिल स्लोप्स होते हैं ना वहां पे छोटे छोटे इम्बैकमेंट्स, और पहाड़ियों पे छोटे छोटे इस तरीके से पगडंडियां वगैरह बना करके हम इसको रोक सकते हैं। सो स्टूडेंट आप सॉइल इरोजन को प्रोटेक्ट करने के लिए, मीन्स सॉइल को कंजर्व करने के लिए क्या कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, यू कैन प्लांट एटलीस्ट 1 ट्री इन योर होल लाइफ। आप अपने बर्थडे पर एक प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। सिर्फ आपको ग्रो ही नहीं करना, यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट। ओके,
Now student you have to do fill in the blanks. देखिए loamy soil is black in color. जो loamy soil होती है वो black color की होती है. नेक्स्ट है आपका द क्ले सॉइल हैज द हाईएस्ट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी. आपको पता है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सबसे ज्यादा क्ले की होती है. ए हॉरिजन इज द टॉप मोस्ट लेयर एंड इज ऑल्सो नोन एज टॉप सॉइल. ये टॉप मोस्ट लेयर भी होती है, टॉप सॉइल भी बोलते हैं. लोमी सॉइल इज सुटेबल फॉर द प्लांट. जो लोमी सॉइल होती है हमारी वो प्लांट के लिए बहुत ही गुड होती है. वी कैन कंजर्व सॉइल बाई टेरेस फार्मिंग से मैंने आपको जस्ट अभी बताया है. आपने पिक भी देखी, इमेज भी देखी. नाउ टर्न फॉर द ट्रू फॉल. द बेडरॉक इज आइडियल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स. फॉल्स. बेडरॉक जो होती है बेडरॉक में क्रॉप्स को नहीं ग्रो कर सकते बिकॉज रॉक में वैसे भी नहीं होगा. सी हॉरिजन इज द लेयर ऑफ सॉइल विच इज रिच इन ह्यूमस. सी हॉरिजन में तो ह्यूमस होता नहीं, सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स. ओवर ग्रेजिंग लेड्स टू सॉइल इरोजन. ओवर ग्रेजिंग जो है तो वो सॉइल इरोजन का कारण है. यस स्टूडेंट दिस इज ट्रू. सॉइल विदाउट ह्यूमस कैन नॉट बी फर्टाइल. ऑब्वियसली बात है जिसमें ह्यूमस नहीं होगा हाउ दिस सॉइल कैन बी फर्टाइल. सो दिस इज ऑल्सो ट्रू. इम्बैकमेंट हेल्प टू प्रिवेंट सॉइल. इम्बैकमेंट से पोल्यूशन होता है. नो स्टूडेंट सॉइल पोल्यूशन नहीं, सॉइल इरोजन. So this is also false. Now the one word answer is the layered structure of soil. Layered structure को क्या बोलते हैं? Soil profile. The property of soil that is linked to the porosity. Porosity means porous. अगर उसमें छेद means उसकी जो soil की जो space मतलब उसके जो particles के अंदर space होता है उसकी वजह से soil porous होती है. For that relate to the percolation or rate of water. The soil that is most suitable for plant, loamy soil. Farming steps, step farming को हम क्या बोलते हैं? Terrace farming. Large scale planting of trees that we call afforestation. So, student, we have done our today's content. Goodbye. Good morning 7th class student. As you know that in our mathematics class chapter 6 is going on. Today we will start exercise 6.5 and today we will complete the chapter 6 also. So without any wasting of time, let's get started. Now exercise 6.5, first question. Find the general formula for the number of matchstick required to make the following pattern. अब हमें इसमें एक जनरल फॉर्मूला बनाना है. जो हमें एक फिगर गिवन है. फिगर में क्या है? नीचे हमारे पास एक स्क्वायर बॉक्स है और ऊपर एक ट्रायंगल है. इस फिगर में कितने मैचस्टिक की रिक्वायरमेंट हुई है और उसके लिए हमें एक जनरल फॉर्मूला बनाना है. और सेकंड पार्ट में क्या हमारे पास दो फिगर हो गई है, दो स्क्वायर हो गए और दो ही हमारे पास ट्रायंगल है. तो एक पैटर्न बनाना है हमें इनके लिए मैचस्टिक का कि क्या पैटर्न यूज करें. एक फॉर्मूला बनाएंगे अपनी तरफ से. तो फर्स्ट वाली फिगर में हमने ऑब्जर्व किया कि मैचस्टिक नंबर ऑफ मैचस्टिक है यहाँ पे 6, 1 2 3 4 5 6. और सेकंड फिगर में नंबर ऑफ मैचस्टिक है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11. नंबर ऑफ मैचस्टिक 11 है. तो अब हमारे पास फर्स्ट फिगर में 6 मैचस्टिक है और सेकंड में हमारे पास 11 मैचस्टिक है. तो इसके लिए हमें एक जनरल फॉर्मूला क्रिएट करना है. तो वो फॉर्मूला क्या हो सकता है? अगर मैं 5 में 1 प्लस कर दूं तो 6 हो जाएगा और 5 पे 2 से मल्टीप्लाई करें. जैसे इसमें दो फिगर बन गई है हमारी. यहाँ पे हमारे पास 1 फिगर थी, यहाँ पे 2 फिगर हो गई है. तो अगर मैं 5 की मल्टीप्लाई 2 से कर दूं और उसमें +1 कर दूं तो मेरे पास 11 आएगा. तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या क्रिएट हो सकता है कि 5 के साथ x ले ले, कोई भी हमारा नेचुरल नंबर होगा कोई भी, और +1 कर दे. तो क्या हो जाएगा? 5 1 जा 5 +1 6 हो जाएगा. तो फर्स्ट फिगर के लिए जो हमारा जनरल फॉर्मूला क्रिएट होगा वो होगा हमारा 5x + 1. ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा. तो यहां पे हमने पुट किया 1 तो ये 6 हो गया है. और जब हमने सेकंड लिया है 11 तो उसके लिए क्या हो जाएगा? इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा कि यहाँ पे हमारे पास दो फिगर है तो यानी कि x की प्लेस पे क्या पुट करेंगे हम? 2 + 1. तो 5 2 जा 10 एंड 10 + 1 11. तो सेकंड के लिए हो जाएगा 5 × 2 + 1. तो हमारा जनरल जो फॉर्मूला है वो हो गया हमारे पास 5x + 1. ये हमारा जनरल फॉर्मूला हो गया. सपोज अब इसी एक्सरसाइज में जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट क्या है? थर्ड पार्ट में एक फिगर और बढ़ जाएगी. मीन्स कि ये एक और बॉक्स हमारे पास बढ़ जाएगा, नंबर ऑफ बॉक्स. तो उसके लिए हमारा क्या हो जाएगा? तो इसके लिए हम कर देंगे 5 × 3 + 1. सो 5 3 जा 15, 15 + 1 16. तो नंबर ऑफ मैचस्टिक इसमें कितने हो जाएंगे हमारे पास? 16 हो जाएंगे हमारे थर्ड पार्ट के लिए. तो हमारा जनरल फॉर्मूला जो होगा वो होगा हमारा 5x + 1. तो दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीटेड. सो नाउ क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द general formula for the number of line segment required to make the following
पैटर्न। अब हमें इसमें क्या करना है, जनरल फॉर्मूला बनाना है जो हमें पैटर्न गिवन है इसके लिए। तो अब हमने ऑब्जर्व किया फर्स्ट में क्या, ओनली वन बॉक्स है और वन बॉक्स में नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स कितने, 1 2 3 4, हैविंग 4 लाइन सेगमेंट्स। इन द सेकंड नंबर 2 बॉक्सेस, नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट 1 2 3 4 5 6 7. In the third figure, number of boxes 3, 1 2 3, number of line segment 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9. Number of lines are 9. So इसके लिए हमें पैटर्न बनाना है, क्या होना चाहिए हमारे पास। अगर मैं ये लेके चलूं 3 लाइन्स है हमारे पास, 3 उसके साथ किसी नेचुरल नंबर की मल्टीप्लाई करें और +1 कर दिया जाए, यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स 10 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 1 जा 3 एंड +1 4। तो यानी कि इसके लिए पैटर्न हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 1 इज +1। तो क्या होगा, x के 1 क्या है, कोई भी नेचुरल नंबर है, सो 3 1 जा 3 एंड +1 4। तो यहाँ पे पैटर्न जो आएगा वो आएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 1 +1। और जो जनरल फॉर्मूला हमने क्रिएट किया वो है 3x + 1। सेकंड के लिए क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर पुट करेंगे 2, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 + 1। ये क्योंकि यहाँ पे कितने बॉक्सेस है हमारे पास, 2 है, तो x भी क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ x इज 2 एंड इन द थर्ड फिगर द वैल्यू ऑफ x इज 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 + 1। सो 3 3 जा 9 एंड 9 + 1 10। तो जनरल फॉर्मूला हो गया हमारा 3x + 1 और हमें इस तरह से अपनी टेबल बनानी है और टेबल बना के उसको फेयर नोटबुक में राइट भी करना है। दिस इज ऑल अबाउट अवर एक्सरसाइज 6.5 एंड चैप्टर 6 ऑल्सो। Now chapter number 13, symmetry. What is symmetry? The shape which are evenly balanced and are in the perfect proportion are said to be in symmetry. तो symmetry क्या होती है कि वो शेप जो perfect proportion में हो। जैसे हमने एक फिगर बनाया, ये मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया है और इसको मैंने बीच में से एक लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ की है। अगर मैं इसको इस तरह से पलट दूं तो ये एक परफेक्ट प्रोपोर्शन में ही है, इसके ऊपर ओवरलैप हो जाएगा, तो वही क्या होती है, हमारी सिमेट्री होती है। सपोज हमारे पास ये बुक है, मैंने ये बुक ली है, अगर इस बुक को मैं ऐसे फोल्ड कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, सिमेट्री हो जाएगा। जो बीच में जो लाइन है ये होगी हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री। तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, इसने बुक को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। जैसे मैंने ओपन किया तो ये 2 पार्ट्स हो गए, जो बीच में ये लाइन है ये हमारी होती है लाइन ऑफ सिमेट्री। अब हमारे पास कुछ फिगर्स हैं, जैसे हमने ट्रायंगल में लिया है तो इसमें क्या होगी, ओनली वन लाइन ऑफ सिमेट्री आ गई है। अब इसी तरह से मैं रेक्टेंगल चूज कर लेती हूँ। सपोज रेक्टेंगल क्या होता है, 2 साइड्स आर लेंथ इज इक्वल्स टू लेंथ एंड ब्रेथ इज इक्वल्स टू ब्रेथ। लेंथ लेंथ के इक्वल होती है और ब्रेथ ब्रेथ के इक्वल होती है। तो इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होगी, एक लाइन ऑफ सिमेट्री तो हमारी ये हो जाएगी और दूसरी लाइन ऑफ सिमेट्री हमारी ये हो जाएगी। तो रेक्टेंगल में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी हमारी, 2 लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। अब इसी तरह से अब हम लेते हैं आइसोसेल्स ट्रायंगल। सपोज मैंने ये एक एग्जांपल लिया था, ये हमारे आइसोसेल्स ट्रायंगल का था। आइसोसेल्स ट्रायंगल में ओनली 1 लाइन ऑफ सिमेट्री है, रेक्टेंगल में हमारे पास 2 लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई। नेक्स्ट फिगर लेते एक और। नाउ एक्सरसाइज 13.1, स्टेट द नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री इन द फॉलोइंग फिगर्स। हमें इसमें बताना नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी है इस फिगर में। फर्स्ट हमारे पास है आइसोसेल्स ट्रेपेजियम। आइसोसेल्स ट्रेपेजियम क्या है, इसकी दोनों साइडें क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो इसमें नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री हमें बताना, तो नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होगी, ओनली 1 होगी, जो इसके सेंटर से पास होगी और जो पैरेलल लाइंस को बाइसेक्ट करेगी। तो इसमें ओनली 1 लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। अब इसी तरह से हमारे पास सेकेंड पार्ट है रेगुलर पेंटागन। पेंटा मीन्स क्या होता है, 5। पेंटा मीन्स हो गया हमारा 5 और गन मीन्स पॉलीगन, यानी कि 5 साइडेड पॉलीगन। तो इसमें नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होगी, तो नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री अगर हम देखते हैं तो ये देखो 1 लाइन ऑफ सिमेट्री, 2 लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगा, यहां से 3 लाइन ऑफ सिमेट्री और हमारे पास हो जाएगी 4 लाइन ऑफ सिमेट्री और इसके बाद हो जाएगा हमारे पास ये 5 लाइन ऑफ सिमेट्री। तो पेंटागन है तो इसमें कितनी 5 लाइन हो जाएंगी हमारे पास, तो इसमें हो जाएगी नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री 5। पेंटागन में हो जाएंगे हमारे पास 5। इसी तरह से हमारे पास थर्ड पार्ट है इक्विलेटरल ट्रायंगल का। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, 3, क्योंकि उसकी तीनों साइड आपस में क्या होती है, इक्वल होती है, ऑल साइड्स आर इक्वल होती है, उसमें 3 हो जाएगी। इसके बाद स्क्वायर है, तो स्क्वायर में कितनी हो जाएगी हमारे पास लाइन ऑफ सिमेट्री, तो स्क्वायर में हमारे पास हो जाएगी 4 लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, क्योंकि उसकी चारों साइडें आपस में क्या होती है, इक्वल होती है स्क्वायर में। तो अब हम स्टार्ट करते हैं नाउ क्वेश्चन नंबर 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, टिक द फिगर दैट आर सिमेट्रिकल। हमें उस फिगर को टिक करना है जो सिमेट्रिकल है, यानी कि इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाए। अब देखो सर्कल है, सर्कल के ऊपर मैं लाइन ऑफ सिमेट्री ऐसे ड्रॉ करती हूँ,
तो ये वाला पार्ट इसको ओवरलैप कर लेगा, इसके ऊपर कंप्लीटली कवर हो जाएगा। अगर मैं इस तरह से इसको लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करती हूँ इसके ऊपर, तो ये वाला पार्ट इसके ऊपर कंप्लीटली ऐसे ओवरलैप हो सकता है, तो हम इसको कहेंगे दिस इज अ सिमेट्रिकल। तो सर्कल क्या हो जाएगा हमारा, सिमेट्रिकल है। अब जो हमारे पास सेकंड फिगर है, अगर सेकंड फिगर में मैं इस टाइप से लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करती हूँ, तो क्या ये पार्ट इसके ऊपर ओवरलैप कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। अगर मैं इसको इस तरह से हॉरिजॉन्टली करती हूँ तो भी ये पार्ट इसको कवर नहीं करेगा, तो ये क्या लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बनेगी। अब सिमिलरली हम थर्ड पार्ट में देखते हैं, थर्ड में भी क्या करेंगे, अगर मैं स्ट्रेट लाइन लेती हूँ तो लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बनती है, हॉरिजॉन्टल ले रही हूँ तो भी हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बन रही है। तो इट मीन्स हमने ऑब्जर्व किया ओनली फर्स्ट पार्ट जो हमारा सर्कल है उसी में ही लाइन ऑफ सिमेट्री है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। Welcome to online classes. This is Saroz from MLP International School, Rajpura. So student, we have almost completed our revision part. Now we have already started our new chapter, that is chapter number 8 for class 7. So student, let us start. In the previous video we just learned कि grandfather पाइथन लेके आए थे और उनको जो है बाजार में जब पाइथन का जो कैप्चर करने के लिए लेने गए तो उसका उनको केस नहीं मिला। तो उसके बाद उन्होंने व्हाट ही डिड, उन्होंने उसको बाथरूम के टब में डाल के चले गए और स्नेक चैम्बर भी नहीं मिला। और उसके बाद फिर क्या हुआ कि व्हेन ही जस्ट केम देयर ही डिडंट फाउंड द पैंथर ओवर देयर। सो आगे देखिए क्या होता है, ही कुड नॉट हैव गॉन फार, ज़्यादा दूर नहीं गया होगा वो पाइथन। सेड ग्रैंडमदर ने कहा, लुक अंडर द टब, टब के नीचे देखो। वी लॉक्ड अंडर द टब बट द पाइथन वॉज नो देयर, हमने इसे जो है टब के नीचे डाला था और फिर भी ये यहाँ पे नहीं है। देन ग्रैंडफादर वेंट टू द विंडो, और ग्रैंडफादर विंडो की तरफ गए। वी लेफ्ट इट ओपन, हमने ये जो है खिड़की ओपन छोड़ दी थी। ही सेड, उन्होंने कहा, ही मस्ट हैव गॉन दिस वे, वो जरूर इस तरफ गया होगा। ए केयरफुल सर्च वॉज मेड ऑफ द हाउस, बहुत ही बारीकी से घर को ढूंढा गया कि कहीं घर के अंदर तो पाइथन नहीं है। द किचन में, द गार्डन में, द स्टेबल एंड द पोल्ट्री शेड, स्टेबल जहाँ पे उनके और पेट्स रखे हुए थे और जो है पोल्ट्री शेड में। बट द पाइथन कुड नॉट बी फाउंड एनीवेयर, लेकिन जो है पाइथन को कहीं भी नहीं ढूंढ पाए। ही मस्ट हैव गॉन ओवर द गार्डन वॉल, वो शायद गार्डन वॉल के ऊपर चढ़ गया होगा। सेड ग्रैंडफादर ने कहा, ही विल बी वेल अवे बाय नाउ, और अब तक तो वो काफी दूर चला गया होगा। आई सर्टेनली होप सो, मैं उम्मीद करती हूँ ऐसा ही हो। सेड ग्रैंडमदर ने कहा, विद अ लुक ऑफ रिलीफ, एक जो है चैन की सांस लेते हुए, रिलीफ यानी कि किसी चीज से आराम मिलता हो ऐसे सांस लेते हुए ग्रैंडमदर ने कहा। आंट मैरी अराइव द नेक्स्ट डे, और दूसरे दिन जो है आंट मैरी घर पर आ चुकी थी। फॉर ए 3-week विजिट एंड फॉर ए कपल ऑफ डेज, यानी कि 3 weeks या कुछ और कपल ऑफ डेज वो वहां रहने के लिए आ चुकी थी। ग्रैंडफादर एंड आई वर अ लिटिल वॉरिड इन केस ऑफ द पाइथन, और मैं और ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर वो थोड़ा सा परेशान थे उस छोटे पाइथन को लेकर कि कहीं उससे कुछ जो है प्रॉब्लम ना क्रिएट हो जाए। पाइथन मेड अ सडन अपीयरेंस, कहीं ऐसा ना हो कि वो पाइथन जो है सडनली अचानक से अपनी प्रेजेंस को दिखा दे, यानी कि अचानक से उसे कोई देख ले। बट ऑन द थर्ड डे, लेकिन तीसरे दिन, when he did not show up, we felt sure that he had gone for good.
अब जो है जब 3 दिन तक पाइथन कहीं नज़र नहीं आया तो हमने सोचा, हम ये श्योर हो गए थे कि वो वहाँ से चला गया है और उसका जाना एक अच्छी बात है, अच्छे के लिए, यानी कि अच्छा हुआ पाइथन वहाँ से चला गया। एंड देन टुवर्ड्स इवनिंग we were startled by a scream from the garden. अब एक इवनिंग को उन्हें अचंभा हुआ जब उन्होंने देखा गार्डन में क्या, सेकेंड्स लेटर, कुछ ही सेकेंड पहले, आंट मेरी केम फ्लाइंग अप द वरांडा स्टेप्स। जब उन्होंने देखा कि जो आंट मैरी जो है, ऐसा लग रहा था जैसे उड़ती हुई जो है वरांडा की तरफ पैड़ियों पर आ रही है। लुकिंग थ्रू शी हैड सीन, जो उसने देखा, द डेविल, ऐसा लगा था कि जैसे उसने कोई जो है डेविल देख लिया है और उसको देख करके वो उड़ती हुई जो है वरांडा की तरफ, यानी कि सो स्पीडली शी कम टुवर्ड्स द वरांडा स्टेप ऑन द गुआवा ट्री, यानी कि अमरूद के पेड़ पर। शी gasped, उसने लंबी सांस लेकर के कहा, I was reaching for a guava when I saw it staring at me. मैं जब गुआवा के अमरूद के पेड़ पर जब अमरूद लेने के लिए गई तो मैंने देखा कि क्या देखा कि वो मेरी तरफ घूर रहा था। द लुक इन इट्स आईज एज दो इट वुड ईट मी अलाइव, और उसकी आंखों में मैंने ऐसे देखा कि वो मुझे जिंदा ही खा जाएगा। काम डाउन माय डियर, अर्ग्ड ग्रैंडमदर, टेल अस व्हाट यू से। अब ग्रैंडमदर आंट को कहती है कि काम डाउन, शांत हो जाओ और हमें बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ। ए स्नेक सॉफ्ट आंट मैरी, यानी कि एक जो सांप है जो जिसको मैंने देखा, अ ग्रेट concentrator, it must have been 20 feet long. मैंने जो देखा एक सांप था जो कि 20 फीट लंबा था, ऑन द गुआवा ट्री, यानी कि अमरूद के पेड़ पर था वो सांप। इट्स आईज वर ट्रेम्बल, और उसकी आंखें जो है टिमटिमा रही थी। एंड इट लुक्ड एट मी इन सच अ क्वेयर वे, और वो मुझे एक खा जाने वाली दृष्टि से देख रहा था। माई ग्रैंडपेरेंट्स एक्सचेंज ग्लैंस एंड ग्रैंडफादर सेड, और जो है उनके जो ग्रैंड पेरेंट्स थे उन्होंने जो है उसको जो है स्थिति को संभालने के लिए कहा, और ग्रैंडफादर कहते हैं आई विल गो आउट एंड किल इट, मैं इसे बाहर जाकर मारकर आता हूँ। सो स्टूडेंट, आज की इस ये वीडियो में यहाँ तक ही मैं आपको बता रही हूँ। आपको करना क्या है, आप इस वीडियो को जो है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ ये बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू, टेक केयर, Welcome to our online classes. This is for class 7. In previous class we read our third chapter, the Delhi Sultanate. Today we continue our class with the topic of this chapter, society, Samaj. We can see that the division of the society during the Delhi Sultanate with the ruling class and the noble forming the topmost section of the society. कि इस काल में, दिल्ली सल्तनत के काल में जो सोसाइटी थी, जो समाज था, वो विभिन्न डिविजन्स में बटा हुआ था, और इनको फॉर्म करने में जो रईस लोग थे वो, मतलब कि जो रईस थे वो इस सोसाइटी के टॉप मोस्ट पीपल थे।
दीज पीपल हैल्ड ऑल द इम्पोर्टेंट पोस्ट, और ये जो नोबल्स थे इन्होंने सारी जो इम्पोर्टेंट पोस्ट थी वो हेल्ड की हुई थी, अपनाई हुई थी, मतलब उन पोस्ट पे नोबल थे. बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ हिंदू कास्ट सिस्टम इवन मुस्लिम स्टार्ट हैविंग डिस्टिंक्ट ग्रुप अमंग देमसेल्फ. और जो हिंदुओं, बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ हिंदू कास्ट सिस्टम, हिंदू कास्ट सिस्टम के प्रभाव के कारण मुस्लिमों ने इन ग्रुप्स के अंदर अपना प्रभाव दिखाना स्टार्ट कर दिया. Earlier we have read about the existence of slavery and how slave play an important part in the running of the royal household. और प्राचीन उसमें मतलब पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार स्लेवरी जो यहाँ गुलामी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है और किस प्रकार जो ये गुलाम होते हैं वो महत्वपूर्ण भाग निभाते हैं जो शाही घराने होते हैं उनका कामकाज करने में. Slaves were brought and sold in the market during this period. इस टाइम में जो slaves होते थे, गुलाम होते थे, उनको खरीदा और बेचा जाता था. Slave owned by the royal household also received education and training in art. और जो slaves होते थे owned by the royal household, कि जो royal house उनको अपना लेता था उसी के टाइम की या उसी के वहाँ की एजुकेशन और जो कला की ट्रेनिंग उनको दी जाती थी. लॉयल स्लेव ओपन रोज अप टू रैंक इन द आर्मी एंड द एडमिनिस्ट्रेशन. और जो ईमानदार स्लेव्स होते थे उनको उनकी रैंक बढ़ा दी जाती थी, उनको आर्मी में और प्रशासन में ले लिया जाता था. टैक्सेस वर यूजुअली फिक्स्ड एट हाई रेट एंड दस द पीजेंट लेड ए लाइफ ऑफ पॉवर्टी. इस टाइम में जो टैक्सेस थे वो बहुत ही ज़्यादा हाई रेट था उनका, और जो किसान थे वो गरीबी की ज़िंदगी जी रहे थे. मोरओवर दे फेस्ड एक्सप्लॉयटेशन एट द हैंड्स ऑफ द रेवेन्यू ऑफिसर्स हु ट्राइड टू एक्सट्रैक्ट हाई अमाउंट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम देम. और ये जो रेवेन्यू ऑफिसर्स थे उनके द्वारा भी इनका दमन किया जाता था, इनको परेशान किया जाता था क्योंकि वो इनसे हाई रेवेन्यू का हाई अमाउंट लेते थे. इन्वेशंस ऑफ तिमूर, तिमूर का कार्यकाल. तिमूर वॉज द फाउंडर ऑफ तिमूर डायनेस्टी इन सेंट्रल एशिया हु क्लेम टू बी डिसेंडेंट ऑफ चंगेज खान. जो तिमूर थे वो जो तैमूर था वो तैमूर जो डायनेस्टी थी सेंट्रल एशिया में, मध्य एशिया में, जो तैमूर था वो तिमूर डायनेस्टी का संस्थापक था और ये सेंट्रल एशिया में थी, जो क्लेम करते थे कि वो वंशज है चंगेज खान के. हिज इन्वेशन ऑफ द दिल्ली सल्तनत इन 1398 CE proved to be a great blow to the सल्तनत रूल. और इनका दिल्ली सल्तनत में 1398 में आना ये प्रूव करता है कि ये एक बहाव था दिल्ली सल्तनत में. He had been attracted by the great wealth of Delhi which he sacked and plundered. और इनको अट्रैक्ट किसने किया? दिल्ली की ग्रेट जो वहाँ की बहुत धन संपदा थी दिल्ली की, उसने. By this time the Tughlaq dynasty has become very weak and Nasruddin, the last Tughlaq ruler, could not resisted तैमूर इन्वेशन. और जो ये किस टाइम पे आए? उस टाइम पे आए जब तुगलक डायनेस्टी बहुत ही वीक थी. नसरुद्दीन जो था लास्ट तुगलक रूलर था, वो तैमूर के आक्रमण को सहन नहीं कर सका. नॉट ओनली दिल्ली, फिरोजाबाद, मेरठ, हरिद्वार, कांगड़ा एंड जम्मू वर ऑल्सो प्लंडर्ड. और ना केवल दिल्ली बल्कि फिरोजाबाद, मेरठ, हरिद्वार, कांगड़ा एंड जम्मू में भी इन्होंने अपना आधिपत्य जमा लिया. मोर ओवर थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर किल्ड एंड मैनी मोर वर टेकन एज प्रिजनर्स. लगभग हजारों लोग मारे गए और बहुत सारे लोगों को इन्होंने दास बना लिया. डिक्लाइन ऑफ द सल्तनत. द 300 years of the Sultanate rule came to an end when Babur defeated the last Sultan, Ibrahim Lodi, in 1526 CE in the first battle of Panipat.
कि 300 साल का जो दिल्ली सल्तनत था वो अब एंड पे आ गया था जब बाबर ने डिफीट किया बाबर डिफीटेड द लास्ट सुल्तान इब्राहिम लोदी, कि बाबर ने लास्ट सुल्तान इब्राहिम लोदी को डिफीट किया इन 1526 CE इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत की प्रथम लड़ाई में। बेटा मैंने आपको 1191 और 1192 की बताई थी ना बैटल, किस किस के बीच में हुई थी? मोहम्मद गौरी एंड किसके बीच में? पृथ्वीराज चौहान के बीच में। 1191 की जो हुई थी वो भी मोहम्मद गौरी और जिन्होंने फिर डायनेस्टी का स्थापना की थी। और फिर अब जब इनका डिक्लाइन हो रहा है उनके बाद उनको कुतुबुद्दीन ऐबक ने हराया था। उनके बाद उनका जो स्लेव था वो कुतुबुद्दीन हराया नहीं था, वो उनकी मृत्यु हो गई थी बिना किसी हायर को छोड़े। तो फिर उसके बाद उनका जो एक स्लेव था वो उनका उस राज्य का शासक बन गया था। तो इनके राज्य का अंत भी इसी तरीके से हो रहा है कि इब्राहिम लोदी ने पानीपत की फर्स्ट लड़ाई में हार गया वो बाबर से। द तुगलक डायनेस्टी हैड बीन सक्सीडेड बाय द सैयद डायनेस्टी विच वॉज वीक एंड द लोदी डायनेस्टी सून केम टू पावर इन 1451 CE। और जो तुगलक डायनेस्टी थी उसको सैयद डायनेस्टी ने हराया था और विच वॉज वीक, कि तुगलक डायनेस्टी और फिर लोदी डायनेस्टी पावर में आई 1451 में। बलहोल लोदी वॉज द फर्स्ट लोदी सुल्तान एंड द निज़ाम खान हु हाउएवर द मोस्ट कैपेबल लोदी रूलर। और जो बलहोल लोदी था वो फर्स्ट लोदी सुल्तान था और निज़ाम खान के नाम से भी उनको जाना जाता है, जो बहुत ही कैपेबल लोदी रूलर था। ये आप पिक्चर देख सकते हैं, लोदी रूलर, ये इब्राहिम लोदी की पिक्चर है जो लास्ट लोदी था जिसको बाबर ने पानीपत की फर्स्ट बैटल में हराया 1526 में। आई होप स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड ऑल द टॉपिक। टुडे वी फिनिश आवर चैप्टर। आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा, इसको दोबारा से रीड कर लेना। इसके वी डू द शॉर्ट क्वेश्चन आंसर इन प्रीवियस क्लास। इन नेक्स्ट क्लास वी डू द लॉन्ग क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। Welcome to our YouTube channel. This is for class 7. As you all know, students, we are in the previous video we started with the active voice and passive voice, and I tell you about the define of active voice and passive voice and transitive verbs. Now today I will tell you how you are the rules of conversion from active voice to passive voice. Two rules I had told you. Now I tell you the another ones. Now let's start the rules of conversion from active voice to passive voice. Now students, I will tell you the next rule that is related to your personal pronoun. Personal pronoun. Personal pronoun as you all know क्या होते हैं? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, ऐसे। तो जब हम उनको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, तो आप लोगों को सबको पता है कि प्रोनाउंस क्या होते हैं? ही, शी, इट, एक्सेट्रा, दे ऑल आर नोन एज प्रोनाउंस। जब हम एक्टिव वॉइस में अगर सब्जेक्ट हमें आई गिवन है, वी गिवन है, ही, शी गिवन है, तो उन बेसिस के ऊपर जो हमें एक्टिव वॉइस में गिवन है उसको जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे और उनका जब हम वो बनाएंगे तो क्या करेंगे? मी, अस, हिम, हर। इफ इट इज गिवन, आई अगर आपको गिवन है सब्जेक्ट में एक्टिव वॉइस में, ठीक है, जब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो आई का क्या बन जाएगा? मी। क्यों? क्योंकि जब हम इसको, ये हमारे पास क्या है? सब्जेक्ट है, और जब हम इसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे, जब हम इसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ये क्या बन जाएगा? मी। आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल. विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल यू विल अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली. आई नाइटेड
नाइटेड दिस स्कार्फ, यानी कि ये स्कार्फ मैंने बुना है। तो आप इसमें अब इसका जब आप इसको, ये है आपका एक्टिव वॉइस में। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका एक्टिव वॉइस में गिवन है। जब आप इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो ये क्या है, इसका जो आपका ये ऑब्जेक्ट है ये क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट। दिस स्कार्फ, अब ये देखो नाइटेड, ये गिवन किस में, सेकंड फॉर्म में है, तो इसको नाइटेड ही रखेंगे और इसको क्या कर देंगे, हेल्पिंग वर्ब क्या पुट करेंगे, वॉज। अकॉर्डिंग टू द रूल्स, जो मैंने आपको रूल्स बताए हैं उसके अकॉर्डिंग देखिए, दिस स्कार्फ वॉज नाइटेड बाय मी। अब हमने इसमें आई जो सब्जेक्ट था हमारा, उसको हमने क्या कर दिया, ऑब्जेक्ट बनाया है, और इस ऑब्जेक्ट को जब हम चेंज किया है तो इसका क्या बन गया, प्रोनाउन जो था हमारा मी। ऐसे ही जब हम वी यूज़ करेंगे सब्जेक्ट, और जब उसे हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो वो क्या बन जाएगा, अस। सेम ऐसे ही हमारे पास सब्जेक्ट है, जब हम उसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो वो क्या बन जाएगा, हिम। शी इज सब्जेक्ट एंड व्हेन वी आर गोइंग टू चेंज इट, इट विल बिकम ऑब्जेक्ट। Okay students, I hope you understand this, and table is given in your book also for personal pronouns, that is on page number 110, how you are going to change active voice pronouns to passive voice. ये आपकी बुक में already given है, you can check it from there also. So students, now let's start with the next rule. This rule is related to your personal pronouns. Now next point is related to your detransitive verbs. In detransitive verbs you are having two verbs which two objects, means दो आपके पास दो objects हैं, एक तो indirect object है, indirect object, और एक है आपके पास direct object। इसमें आपको क्या है कि जब आप जो आपको एग्जाम्पल से अच्छे से क्लियरली समझ में आएगा। इन अ सेंटेंस, एक सेंटेंस में जब हमारे पास दो ऑब्जेक्ट गिवन होते हैं तो हम उनको कैसे डील करते हैं, यानी कि हम उसमें दो तरीके से पैसिव वॉइस में हम चेंज कर सकते हैं। एग्जाम्पल इज माई आंट gave me a book on songbirds. This sentence is related to your active voice. Okay students, ये आपको एक्टिव वॉइस में गिवन है ये सेंटेंस। अब आपको इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है, तो इसके अंदर आपके पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं। फर्स्ट इज मी और सेकंड ऑब्जेक्ट इज दिस। तो ये है आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ये है आपका डायरेक्ट। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से भी आप सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं और आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से भी फ्रेम कर सकते हैं। यानी कि आपके पास इसमें दो चॉइसेस हैं कि आप इसके अंदर दो तरीके से पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हो। नाउ आई विल टेल यू द फर्स्ट एग्जांपल। आई वॉज गिवन अ बुक on songbirds by my aunt। ये हो गया आपका पैसिव वॉइस में, जो हमने मी वर्ड से स्टार्ट किया था। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि पर्सनल प्रोनाउन के अकॉर्डिंग हम इसको मी को किस में चेंज कर देंगे, जब हम इसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे आई, अकॉर्डिंग टू पर्सनल प्रोनाउन में अभी मैंने बताया था कि एक टेबल है, उसके अकॉर्डिंग हम मी को आई में चेंज कर देंगे जब सब्जेक्ट बनाएंगे, और आई को हम मी में चेंज कर देंगे जब हम इसको
ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो दिस इज द पैसिव वॉइस। वी आर स्टार्टिंग विद आई। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस इज रिलेटेड टू योर पैसिव वॉइस इज अ बुक on songbirds was given to me by my aunt. So this is the second sentence converted to passive voice. Why? Because we are having two objects, that is indirect and direct object. हमारे पास दो objects हैं, indirect और direct. Detransitive verbs वो होती हैं जिस sentence में दो ऑब्जेक्ट हमें गिवन होते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम दो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना के दो सेंटेंसेस फ्रेम कर सकते हैं। एज यू सी ऑन द बोर्ड, 2 एग्जाम्पल्स ऑफ पैसिव वॉइस इज गिवन ऑन योर बोर्ड। सो डिट्रांजिटिव में आप क्या कर सकते हैं, दो तरीके से सेंटेंसेस फ्रेम कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, वी completed with the 2 more rules of the active voice and passive voice, how we are going to conserve them. Now we completed with this topic. Thank you everyone. Student, in today's GK class of class 7th, we revised chapter number 28. In previous video, I discussed with you chapter number 27. So let's start chapter number 28. Student, our chapter number 28 is entertainers. Entertainers का मतलब होता है जो मनोरंजन करते हैं, उनको entertainers बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ पर्सनैलिटीज के नेम गिवन है एंड उनकी नेशनलिटी मीन्स वो किस कंट्री से बिलोंग करते थे। एंड नेक्स्ट वन इज फील्ड ऑफ वर्क, और वो किस वर्क में फेमस है, मीन्स उन्होंने जो एंटरटेनमेंट है वो किस फील्ड में किया। फर्स्ट वन है ओरफा विनफ्रे, ये लेडी यूएसए से बिलोंग करती थी और ये एक पॉप सिंगर थी। नेक्स्ट वन हर्षा भगले, ये दैट बिलोंग टू इंडिया एंड क्रिकेट कमेंटर, ये क्रिकेट कमेंटर है। नेक्स्ट वन है स्टीव इरविन, ये भी यूएसए से बिलोंग करते हैं और वाइल्ड लाइफ जो साइंटिस्ट हैं, जो जंगली जो डिस्कवरी चैनल्स वगैरह होते हैं, इस तरह की वीडियो जिन्होंने प्रोवाइड की है। नेक्स्ट वन इज नरसत फैज अली खान, ये पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं और ये एक सिंगर है। नेक्स्ट वन इज चार्ली चैपलिन। स्टूडेंट, चार्ली चैपलिन का नेम तो एवरीवन मे बी लिसन, और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, ब्रिटिश, एंड ये एक कॉमेडियन थे। दैट इज द पिक्चर ऑफ चार्ली चैपलिन। तो स्टूडेंट, these are some pictures given below in your chapter of these entertainers. Next one is ओमर शरीफ। ओमर शरीफ एक एक्टर है और इजिप्ट से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट वन इज ब्रैड पिट, ये यूएसए से बिलोंग करते हैं और ये भी एक एक्टर हैं। नेक्स्ट वन है ब्रिटनी स्पीयर्स, ये भी यूएसए से बिलोंग करते हैं और ये एक पॉप सिंगर है। नेक्स्ट वन इज सर एल्टन जॉन, ये ब्रिटेन से हैं और ये भी एक सिंगर है। एंड सोनू निगम, दैट बिलोंग्स टू इंडिया। एवरीवन लिसन दैट नेम, सोनू निगम, एंड दैट बिलोंग्स टू इंडिया कंट्री एंड दैट इज ए सिंगर। सो स्टूडेंट, these are some great entertainers that belongs to various countries, USA, India, Pakistan, British, Egypt, and again this type of entertainers.